बॉलीवुड में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश भर में राजनीति आपने देखी है किस तरह से बढ़ी है। एक तरफ बीजेपी इसे हर राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग कर बैठा, तो दूसरी ही तरफ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष के कई पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई। फिल्म की कहानी को लेकर सवाल खड़े किए गए। कई विपक्षियों ने कहा कि फिल्म की कहानी झूठी है, तो कई विपक्ष के नेताओं को जवाब देते हुए बीजेपी के नेताओं ने फिल्म की कहानी में कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में बात रखते नजर आए। आज हमारे इस खास रिपोर्ट में कश्मीर के उस इतिहास से आपको वाकिफ कराएंगे जो कि वाकई में काफी दिल दहला देने वाली है। ये तो आप जानते हैं कि साल 1989 से लेकर साल 1992 में ऐसी कई घटनाएं घटी थी जिसमें कश्मीरी पंडितों को मजबूरन जम्मू कश्मीर छोड़ पलायन करने के लिए अपने ज़मीर को छोड़कर दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ा था। हालांकि वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर ज्यादती करने वाले नरसंहार का ये किस्सा कितना सच है? तमाम सवाल है। क्या वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां पर दुर्घटनाएं घटी थी, कश्मीरी पंडितों के परिवार के साथ, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, मासूमों के साथ जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं को अंजाम देने में क्या ऐसे गुट का हाथ है जो कि हमारे देश के होकर देश को बांटने का काम करते हैं, या फिर राजनीतिक ताकत है जिसके कारण धर्मों को बांटकर राजनीति के रोटी सेकने की कोशिश की गई? सवाल तमाम है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों पर है। खैर, घाटी से तेजी से पलायन होने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानी एक ऐसी भी है। दरअसल बंटवारे के बाद राजनीतिक वजहों से देश के भीतर सामूहिक विस्थापन की सबसे बड़ी दास्तान बताई जाती है से ये कहा जाता है कि 75,000 परिवार त्रासदी का शिकार हुए थे उस वक्त। धुंधले रिकॉर्ड की अगर रिपोर्ट्स की माने तो 700 कश्मीरी पंडित जो थे वहां पर पलायन के पहले ही अपनी जान गंवा बैठे थे इस त्रासदी में, इस नरसंहार में। कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम में उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे काफी ज्यादा बर्बर तरीके से जिंदगी ली गई थी। राज्य सरकार के आंकड़े 219 की बात कहते हैं, लेकिन असल में रिपोर्ट 700 के आंकड़े बताते हैं। यहाँ पर हमारे इस खास रिपोर्ट में आज ये बताना चाहेंगे इसकी जो घटना है वाकई में कितना हैरान कर देने वाली घटना है। वो आप बीती जिसे सुनकर शायद आपकी भी रोंगटे खड़ी हो जाए। जी हाँ, कश्मीरी पंडितों से बातचीत कुछ पत्रकारों ने की है जो कि दिल्ली में आकर बसे। 90 के दशक के विस्थापन के बाद वो लोग जो यहाँ आकर बसे, उन कश्मीरी पंडितों ने ये बताया घाटी में उन्हें वापस लौटने और अपनी संपत्ति को वापस लेने में कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो अपनी संपत्ति मिली नहीं। कहीं लोगों का कहना है कि वहाँ आज भी कश्मीरी पंडितों की ऐसी तमाम संपत्ति है जो कि उन्हें अब मिलता नहीं। खैर, सरकार के दावे की बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों की घर की वापसी के लिए कई कदम उठाए गए थे, लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से अपनी घर वापसी के लिए जिंदगी भर कश्मीर में पंडित लड़ते रह गए। अपनी आखिरी सांस तक कई पंडितों ने अपनी जान पर दांव खेलकर अपने हक की मांग की थी। ये आपको बताना चाहेंगे उन अत्याचार और विस्थापन को मंजर के तौर पर दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल की कहानी के पीछे का इतिहास क्या है। दरअसल एक जन आंदोलन बनती हुई नजर आ रही इस फिल्म को लेकर राजनीति इसलिए भी शुरू है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को लेकर नफरत दिखाई गई है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। पंडितों के लिए लोगों के मन में भावनाएं तो उमड़ पड़ी है, लेकिन कुछ लोग इससे काफी नाराज हैं। सिनेमा घरों से रोते हुए जो लोग निकल रहे हैं। मोदी सरकार ने भी फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के प्रयासों की काफी तारीफ की थी, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक बनता चला गया। खैर, यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे उस वक्त की बात आपको बताना चाहेंगे कि कैसे में कश्मीरी पंडितों से बातचीत करने के बाद सच्चाई सामने आई। जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे थे कश्मीरी पंडित, वो आज भी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। किन्हीं वजह से उन्हें वापस जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमेशा से, जिसके कारण कई वहां नहीं जा सके। चिंतित कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर काफी रहे हैं। अश्विनी कचरू नाम के एक परिवार की बात करें तो वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं।
एक प्राइवेट फर्म में वो नौकरी करते हैं। अश्विनी ने ये दावा किया कि जनसंख्याकी में भारी अंतर कश्मीरी पंडितों की घाटी में न लौटने की प्रमुख वजह बताई जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि वजह ये भी है कि हमेशा से रहने के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते रहे हैं वो, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है वहाँ, न कश्मीरी हिंदुओं के लिए बल्कि सिखों और अन्य समुदाय के लिए भी गेटेड सिक्योर सोसाइटी वहाँ बननी चाहिए, ऐसा अश्विनी ने कहा था। मुस्लिम हिंदुओं की वापसी का समर्थन करते हैं, जो मुस्लिम हिंदुओं की वापसी का समर्थन वहाँ करते हैं, उन्हें भी वहाँ रहने के लिए बुलाया जाना चाहिए। बहुसांस्कृतिक सोसाइटी का निर्माण होगा और कश्मीर में हिंदुओं की वापसी का रास्ता खुल सकेगा, ये समझने की जरूरत है। अश्विनी ने कहा, इस पहल से लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन आएगा, युवाओं की कट्टरता को भी खत्म किया जा सकता है। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे, सरकार को एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा। ये कहा गया कि भारतीय संविधान और बहुसंस्कृतिवाद में विश्वास करते हैं, ऐसे ये जानने की जरूरत है। वहीं पवन भट्ट जो गुरुग्राम में एमएनसी में जॉब करते हैं, वो भी उन्हीं में से शामिल है जो कि अपनी घाटी से, कश्मीर घाटी से पलायन कर दिल्ली एनसीआर में आ गए। घाटी में वापस वो भी लौटना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर माहौल इतनी ज़्यादा सही नहीं है। 30 साल पहले घाटी छोड़कर वो आ गए थे यहाँ, उनके घरों में फिर भेज दिया जाए उन्हें, वो चाहते हैं आज भी। कश्मीरी मुस्लिमों की ऐसी पीढ़ी वहाँ पर बड़ी हो गई है कि अपने पास कश्मीरी पंडितों को बसे हुए उन्होंने देखा ही नहीं, और संस्कृति के बारे में जानकारी भी नहीं है उन्हें। हिंदू मुस्लिमों ने सैकड़ों सालों तक जो साझा किया था, ऐसे में लोग कैसे वहाँ रहेंगे? क्या उन्हें स्वीकार करेंगे? इस बात का उन्हें डर है। कश्मीरी पंडितों को घाटी में जाने से रोक रही है, वो है हथियार। सरकार ये सुनिश्चित कराए अगर कि वहाँ पर हथियार ना हो आम लोगों के बीच, तो फिर जरूर वो जाना चाहेंगे। हथियार की वजह से घाटी छोड़ बैठे थे कश्मीरी पंडित। वहीं आपको बताना चाहेंगे, सुनील कचरू नाम के गुरुग्राम में एमएनसी में काम करने वाले, अगर बात की जाए इस कश्मीरी पंडित की, तो उन्होंने भी कहा सुरक्षा तक अगर मिले तो वहाँ वो काम करेंगे। कश्मीरी मुस्लिमों को दूसरी संस्कृति देखने को मिलेगी। कश्मीरी पंडितों का घाटी में लौटना तब जाकर आसान होगा। वहीं आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि साल 1989 से लेकर 90 के वक्त जो घटना घटी थी, उसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि दर्द को बयां करती है। कई तरह के आरोप हैं उन पर। ये आपको शायद मालूम ना हो, जम्मू कश्मीर में जो हालातें हो गई थी, उस हालात के बारे में आज भी चर्चा करते हुए दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आपको बताना चाहेंगे, बहुत बड़े सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी जो कि कश्मीरी हिंदू कहलाते हैं, वो वहाँ हिस्सा अपना मांगने के लिए काफ़ी लड़े थे, जो कि पंचागौड़ा ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, कश्मीर वैली के। वहीं उनका जन्म हुआ, लेकिन कश्मीर में उन्हें उनकी जगह नहीं मिल पाई। क्या आपको मालूम है, जब पंडितों पर हमले हो रहे थे, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। घाटी से पंडितों का पलायन हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, तब उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये भी रिपोर्ट्स कहती है। साल 2010 में विधानसभा को बताया गया था कि साल 1989 से लेकर साल 2004 के बीच कश्मीर में 219 पंडितों की जान गई, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार कश्मीर में 38,119 लोग वहां पर पंडित परिवार थे, जिनमें से 24,202 परिवार पलायन कर पाए हैं। तो बाकी सभी कहाँ गए जो वहां रहते ही नहीं है? बड़ा सवाल है। उस रात की कहानी, जब अपनी मातृभूमि को छोड़कर कश्मीरी पंडित वापस आ गए थे, ये शायद आप सबको मालूम ना हो। दरअसल ये कहानी वाकई में दर्दनाक इसलिए है क्योंकि इसमें सच्चाई है, वो घटना जो कि इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। कश्मीर पर कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाने पर लिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि डर का माहौल फिर से बन गया है। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, अजीब सी आवाज़ें गहरी नींद में सुनाई देती थी लोगों को। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ऐसे आवाज़ें सुनाई देती थी कश्मीरियों को। वहाँ दीवारों पर चलती परछाइयाँ एक एक करके घर में कूदती हुई नजर आती थी लोगों को। शख्स ने कहा, मैं नींद से अचानक उठा और मेरे पिता ने मुझे जगाकर कहा कुछ गड़बड़ हो गई। लोग वहाँ सड़कों पर चिल्ला रहे थे, जमा हो रहे थे।
ये बताया गया कि हालात काफ़ी करीब थी। मस्जिद से आने वाली आवाज़ हमेशा नमाज पर से पहले सुनते थे वो, और तो और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक तरीके से उन्हें खौफ में जमा रहना पड़ता था। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर साहित्यकार भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित बात की जाए अगर सीरीज तमस की, तो वो नारा सुना था कई लोगों ने, और वही नारा असल जिंदगी में जब कश्मीरी पंडित 90 के दशक में सुनने लगे, उनकी हालत काफ़ी खराब थी। जी हाँ, स्थिति बहुत दर्दनाक थी। 24 लोगों की जिंदगी ले ली गई थी। अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, ये किताब अगर आपने पढ़ी होगी पत्रकार राहुल पंडिता की, 19 जनवरी साल 1990 की उस सर्द रात का वर्णन किया गया है उस किताब में, जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूरन फैसला लेना पड़ा। क्या आप सबको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला इस फिल्म के बिल्कुल खिलाफ नजर आए हैं। 19 जनवरी की वो घटना याद करते हुए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिकू ने BBC गुजराती को काफी ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने कहा, साल 1979 में जिस तरह से गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं शुरू हुई थी, फिर रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था। उसी साल अगस्त में एक मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ता का निधन हुआ। उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जिंदगी लेनी शुरू की गई। भाजपा के एक नेता भी थे उनमें से। और तो और बताया जाता है कि 19 रात की डीडी मेट्रो पर हमराज फिल्म प्रसारित हुई थी। जब लोग टीवी देख रहे थे, 9 बजे लोग सड़कों पर आ गए थे, आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। सारी ज़्यादा उस वक्त नारे चलते रहे। पूरी रात लोग सोना छोड़ चुके थे। पड़ोसियों का व्यवहार बदल चुका था। मुस्लिमों का व्यवहार बदल चुका था। पड़ोसियों से अधिकांश का व्यवहार बदला हुआ उन्हें काफ़ी डरा कर रखता था। कश्मीर से पंडितों का पलायन दौर तब शुरू हुआ था क्योंकि वहां डरने लगे थे। संजय टिकू 22 साल के थे उस वक्त। कर्नल डॉक्टर तेज कुमार टिकू ने अपने किताब कश्मीर इट्स एबोरिजिन्स एंड देयर एक्सोड्स में 19 जनवरी से पहले की घटनाओं का वर्णन किया। 4 जनवरी साल 1990 को उर्दू के स्थानीय अखबार आफ्ताब में एक प्रेस रिलीज प्रकाशित हुई। उसमें हिज़्ब उल मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने का आदेश दिया था। सच्चाई आपको बताना चाहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो इसी चेतावनी को एक और स्थान अखबार अल सफ़ा ने प्रकाशित किया। इन धमकियों के बाद लोगों ने जो है सो सार्वजनिक तौर पर हथियार लेकर घूमना शुरू किया, कश्मीरी पंडितों की जान लेनी शुरू कर दी और भड़काने वाले अलग अलग तरह के सार्वजनिक भाषण देना शुरू किया। कश्मीरी पंडितों को डराना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, हजारों कैसेट बनाकर वायरल करना, अल्पसंख्यकों को कश्मीर से बाहर निकलने के लिए पोस्टर भी कई जगह लगाए गए थे। 15 जनवरी साल 1990 को एमएल बान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को हमेशा के लिए खो दिया गया। काफी ज्यादा खोखली धमकी नहीं थी। सरकारी कर्मचारी बलदेव राज दत्त का भी अपहरण हुआ, जिन्हें 19 जनवरी को पाया गया। निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने इस्तीफा दिया था। राज्यपाल बनकर जगमोहन तब आए। 20 जनवरी को पदभार संभाला और तब पलायन शुरू हो गया। इतिहास, राजनीति और सामाजिक जीवन पर लिखी कश्मीर की एक कहानी किताब कश्मीर नामा में भी अशोक कुमार पांडे ने 19 जनवरी की कहानी पर प्रकाश डाला और कहा कि कश्मीरियों की आक्रामकता के कई आयाम हो गए थे। कश्मीर की राजनीति पर दिल्ली का नियंत्रण, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ापन कश्मीरी युवाओं की अशांति को भड़का रहा था। कश्मीरी लोगों की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक आज़ादी सिमटती गई थी। गुस्सा नारों में और भी ज्यादा बढ़ता चला गया था। संघर्ष और सशस्त्र में तब्दील हो गया था पूरी तरह से वक्त। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दिए गए ज्यादातर धन का उपयोग जम्मू क्षेत्र में किया गया, लेकिन साल 1977 में भारतीयों ने लोगों की ताकत का स्वाद चखा और उसके बाद बताया जाता है इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेता को हराया गया। कश्मीर के जनादेश लगातार तब दबाए गए थे। स्थिति साल 1987 की करे तो बात उस वक्त की है। राज्य विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं ने प्रक्रिया को भड़काया और तो और कई तरह की बातें तब शुरू हुई। सन 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने चुनौती दी थी कई राजनीतिक ताकतों को और तो और कई तरह की चीजें हुई।
बताया गया कि कश्मीरियों की कहानी में अधिकतर लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, कश्मीर से उन लोगों को भगाया जाए जो वहां पर प्रवास करते हैं। और तो और बताया जाता है कि भरोसा आम आदमी का लोकांकित प्रतिक्रियाओं से उठ गया था जब हारने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया था। ऐसी कई चीजें हुई थी जो काफी डरावनी थी। विरोध प्रदर्शन जो हुए उसे लेकर, हिंसक जो हुए उसे लेकर कई सवाल खड़े हुए। 80 के दशक के दूसरे हिस्से की बात है जब ऐसा वक्त भी आया था, बताया जाता है कि भारत से कश्मीर की आजादी के लिए राजनीतिक आंदोलन और विरोध तेज हुए थे। आज अगर बात की जाए उस वक्त की, कश्मीरी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जीत ने हर किसी को बदल कर रख दिया था। ये आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त हालात पड़ोसी मुल्क के साथ भी झगड़े को लेकर ऐसे थे कि आम लोगों का रहना काफी मुश्किल हो गया था। तो कुछ इस तरह से कश्मीर के इतिहास में ऐसी कई तारीख है जिसमें कश्मीरी पंडितों, कश्मीर में रहने वाले वहां के लोगों को अपने हक की सारी संपत्ति को छोड़कर मजबूरन पलायन करना पड़ा था। 14 सितंबर और 4 नवंबर के बीच में हिंदू नेता और तो और वकील का भी निधन, इस तरह की घटनाएं घटी। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि श्रीनगर में घटनाएं बढ़ती चली गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद को 8 दिसंबर को उस वक्त जब लोगों ने अपहरण करके डराया, काफी ज्यादा चीजें ऐसी हुई जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला चरमपंथियों के सामने झुकने का कड़ा विरोध करते नजर आए। फायदा कुछ नहीं हुआ। बाद में छुड़ाने के लिए कई लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए अपहरण की कई घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद वहां पर नियंत्रण से बाहर आ गई चीजें। आम लोगों की जिंदगी को लेकर हर वक्त डर बना रहता था। घटनाएं ऐसी तमाम हैं जिसमें बताया जाता है कि 21 मई साल 1990 को भी मीर वाइज की निधन के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठित होते चले गए और तो और इस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 27 लोगों के निधन उस वक्त हुए थे 90 के दशक में। बाद में मीडिया में से 47 बताई गई, लेकिन असल में आंकड़ा 100 था। ऐसे कुछ लोगों के निधन के आंकड़े को छुपाया गया। बाद में मीरवाइज के जाने के बाद अभियान जब शुरू हुआ, 10,000 से अधिक लोग आज़ादी अभियान को तेज करने के लिए प्रशिक्षण के लिए सीमाओं पर गए थे। 19 जनवरी के बाद जो चीजें बाहर आई थी आजादी के लिए, उसके कारण नतीजा उल्टा ही भुगतना पड़ा था। तो कुछ इस तरह से कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो कुछ चीजें दिखाई गई है वो सही है, और कई ऐसी चीजें हैं जो कि सच बनकर सामने भी नहीं आई।